अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी एस एस कंसल्टेंट सी एस होम के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम पाकिस्तान अफेयर के प्री पार्टीशन में पॉलिटिकल मूवमेंट स्ट्रगल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 10th है। जिन दोस्तों ने मेरे लेक्चर नंबर 9th तक नहीं देखे, उनसे गुजारिश है कि वो पहले वो देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ, ताकि आपको पॉलिटिकल मूवमेंट स्ट्रगल की सही से समझ आए। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद क्या है, ताकि आपके प्री पार्टीशन का जो कंफ्यूजिंग पार्ट हैं वो क्लियर हों, और आपके लिए जो आसानी पैदा हो कि आने वाले एग्ज़ाम में पीएमएस सीएसएस या वन पेपर के लिए प्री पार्टीशन में अगर कोई एमसीक्यूज़ भी आ जाए तो आप वो गलत ना करें। तो आज का लेक्चर है जिना 14 पॉइंट्स। बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि आफ्टर साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट जो लेक्चर नंबर 8 है हमारा, कि उसमें ब्रिटिश ने अपनी डिमांड्स दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और फिर नेहरू रिपोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड शो की। अब बारी थी मुसलमानों की। नेहरू रिपोर्ट वाज डायरेक्टली हिट्स द मुस्लिम डिमांड। जैसे कि आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, मुसलमानों की जो डिमांड्स थी उनको डायरेक्ट हिट कर रही थी। वो कैसे हिट कर रही थी, वो लेक्चर नंबर 9 आप देख सकते हैं। एंड मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1929, जो कायद अज़म ने मीटिंग अरेंज की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1929। काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन आया है कि मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1929 कब हुई थी? 1929 में। इन विच बोथ मुस्लिम लीग शाफी एंड मुस्लिम लीग कायद अज़म पार्टिसिपेटेड रीयूनाइटेड। जी हाँ, जैसा कि हमारे मुस्लिम लीग के दो हिस्से हो गए थे दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल में। तो एक शाफ़ी ग्रुप और एक कायद अज़म ग्रुप। और ये क्यों हुए थे, ये सेपरेट क्यों हुए थे? क्योंकि शाफ़ी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कायद आज़म जो थे जॉइंट इलेक्शन पे सेपरेट इलेक्टोरेट पे कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि चले जॉइंट इलेक्शन करा ले हिंदू, लेकिन कुछ गारंटीज़ के साथ। लेकिन वो कुछ गारंटीज़ भी उन्होंने नहीं मानी और दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया। वो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। The reunited Muslim League under Quaid-e-Azam leadership issued the 14 points as the basis of एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तब कायद आज़म ने, ब्रिटिश और इंडिया हिंदुओं ने अपनी डिमांड शो करने के बाद, कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बताई थी कि जो मुस्तकबिल में आने वाले जो कानून होगा उसमें ये खसूसियात होंगी, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो बस बैकग्राउंड में इतना ही याद रखें कि जब साइमन ब्रिटिश ने और हिंदुओं ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड शो की, तो कायद आज़म ने सोचा कि ये टाइम अब अपनी पार्टी को मज़ीद तोड़ने का नहीं, बल्कि रीयूनाइटेड हो के मुसलमानों के लिए एक डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बनाने का है। और तब उन्होंने 14 पॉइंट्स बनाए कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की शक्ल, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के लिए। तो वो डिमांड्स क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ क्या थी। पहला पॉइंट था फेडरेशन सिस्टम, और उसके साथ में दूसरा चीज़ मैं लिंक कर रहा हूँ, प्रोविजनल ऑटोनॉमी। तो फेडरेशन सिस्टम को समझना मुश्किल नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। और प्रोविजनल ऑटोनॉमी भी हमारे जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, कि मतलब एक वफाक की हुकूमत होती है, एक सूबे की हुकूमत होती है। तो वफाक सरपरस्ती करता है तमाम सूबों की कुछ मामलात में, और बाकी के लोकल सिस्टम के मामलात में या जितने भी मामलात जो सूबे के अंदर आते हैं वो सूबा खुद देखता है। और कुछ मामलात जो है फेडरेशन देखती है, वफाक देखती है, जैसे कि डिफेंस का सिस्टम, फॉरेन अफेयर का सिस्टम, या कुछ पोर्ट सिस्टम हो गया। जैसे कि कराची में एक पोर्ट है, कराची पोर्ट के नाम से, वो जो है फेडरल के हाथ में है। तो डिफेंस सिस्टम, एयर हमारा सी सिस्टम हो गया, या हमारा बॉर्डर सिस्टम हो गया, या हमारा एयर फोर्स जो एयर में डिफेंस सिस्टम भी है, वो भी हमारे फेडरल देखते हैं। या फॉरेन अफेयर हो गए, जैसे कि फॉरेन अफेयर भी फेडरल डील करता है। ये नहीं है कि हर सूबा अपने अपने फॉरेन अफेयर डील करेगा। जिसके साथ अगर फेडरल अच्छे ताल्लुकात बनाएगी, समझे पूरे मुल्क के उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जो कंट्री वफाक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाएगी, समझे पूरे मुल्क के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। प्रोविजनल ऑटोनॉमी है कि उसको सूबा अपने लोकल सिस्टम में बाइख्तियार है, वो कुछ भी चाहे कर सकता है। ये नहीं है कि उसमें भी फर्दर डिवीज़न नहीं है। मतलब प्रोविजनल में रिज़र्व्ड और ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं है, लेकिन जो फेडरेशन सिस्टम है उसमें कुछ है, उसमें पाया जाता है, लेकिन सूबे में नहीं। अब जब फेडरल सिस्टम है तो उसमें एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव होगी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो मुसलमानों की जो होगी रेशो होगी, वो 1/3 होगी। और अब अगर कैबिनेट आ गई, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो प्रोविजनल, उसमें जो मुसलमानों की डिमांड है वो 1/3 से कम नहीं होगी। तो ये 4 पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। फेडरल सिस्टम होगा, फेडरल की एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव होगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगी, और दूसरी प्रोविजनल ऑटोनॉमी होगी। प्रोविजनल
प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो होगी उसमें मुसलमानों की डिमांड नॉट लेस देन 1/3 होगी, मतलब 1/3 से ज़्यादा भी हो सकती है। आई होप दोस्तों कि ये आपको 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक फेडरेशन सिस्टम होगा, फेडरल में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है जिसमें मुसलमानों की जो कायदे आज़म ने कहा कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें मुसलमानों की जो रेशो होगी 1/3, और जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी होगी उसमें जो कैबिनेट है, कैबिनेट सेंटर की भी होती है और प्रोविजनल की जो प्रोविजनल कैबिनेट है उसमें मुसलमानों की डिमांड लाजमी नहीं कि सिर्फ 1/3 हो, वो नॉट लेस देन 1/3, मतलब 1/3 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि किसी सूबे में मुसलमानों की एक से ज़्यादा हो तो उसमें ये लाजमी नहीं कि 1/3 ही रहे, उससे इंक्रीज़ भी कर सकती है। जैसे बंगाल था, पंजाब था और नॉर्थ वेस्ट था, NWFP था, बलूचिस्तान था, मतलब उनमें जो है मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा थी। फिफ्थ पॉइंट है कि 3/4 कंसेंट फॉर द नीडेड लॉ इन्फोर्समेंट। अगर कोई कानून लागू होगा तो उसमें 3/4 रेशो, इट मीन्स कि अगर 100 मेंबर हैं तो 75 उस पर एग्री करेंगे तभी वो बिल पास होगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर सिर्फ ब्रिटिश चाहें या हिंदू चाहें उसको नाफिज कर दिया जाए कानून को, नहीं। 6 और 7 मिलते जुलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मतलब कि ये शिमला डेपुटेशन से बात चली, लेकिन उसके साथ एक मैं और पॉइंट बताऊं कि माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हैं, लेकिन बट एनी टाइम टू अबंडन, एनी टाइम टू एबोलिश या रिज्यूम टू जॉइंट इलेक्शन। इसको मैं आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमान तो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन अगर जो फर्दर जो माइनॉरिटीज़ हैं सूबे में उनको ये हक है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट रखें या वो किसी टाइम भी सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म करके जॉइंट इलेक्शन ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, सिंध सेपरेशन। जैसे कि दिल्ली नेहरू ने कहा कि सिंध सेपरेट तभी होगा जब वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगा, लेकिन कायदे-ए-आज़म ने कहा नहीं, ये सिंध सेपरेट होकर रहेगा, ठीक है। सिंध सेपरेट मुंबई से होकर रहेगा, किसी भी हालत में वो अपना रेवेन्यू जनरेट करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन पहले सिंध सेपरेट होगा। 9 पॉइंट है कि रिफॉर्म इन NWFP एंड बलूचिस्तान के, NWFP और बलूचिस्तान में रिफॉर्म लाई जाएंगी, उन्हें सूबे की सतह तक रखा जाएगा क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी टेरिटोरियल नॉट अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट NWFP। मतलब अगर किसी टेरिटोरियल लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि आगे हम रेड क्लिफ अवार्ड पढ़ेंगे जो कि एक बदअमनी ज़ाहिर की गई थी उसमें, कि अगर उसको हम अगर कोई इलाका है वहाँ ज़रूरत पड़ गई है कि उसको टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि अब यही समझ लें कि एक सब कॉन्टिनेंट था और उसको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान बनाया गया था। तो अगर वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है तो इस हिसाब से डिवीज़न किया जाएगा कि वहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको इफ़ेक्टेड ना हो उससे, जो कि बदअमनी नज़र आई थी हमारे रेड क्लिफ अवार्ड में, जो कि बहुत ही गलत किया गया हमारे साथ, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से उसको लैंड को डिवाइड करना है कि पॉपुलेशन वहाँ की जो मुस्लिम की मेजॉरिटी है या कोई भी मेजॉरिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, ख़ास तौर में जो मुसलमानों की मेजॉरिटी डिस्टर्ब ना हो। और 11 पॉइंट है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट के, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी गवर्नमेंट्स में, लाइक अदर इंडियन, जैसे कि दूसरी इंडियन को दी जाती है। इस तरह नहीं कि मुसलमानों को कम और इंडियन को ज़्यादा, जैसी इंडियन को मिलती है वैसे ही मुसलमानों को मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रोविजनल कॉन्सेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जी सूबे की रजामंदी लाजमी करार दी गई कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, कोई कानून में कोई चेंजिंग होगी तो उसमें सूबा भी राज़ी होंगे, तमाम सूबे राज़ी होंगे, सूबे से वो उनकी राय ली जाएगी, अगर वो राज़ी होंगे तो उसको लागू होगा। ऐसे नहीं कि सूबा हर अपने अपने जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें। तो आखिरी जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत ही आसान है। रिलीजियस फ्रीडम होगा, आप समझ सकते हैं अच्छे से कि रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। हर शख्स अपने तरीके से इबादत करे, जैसे ईसाई अपने हिसाब से करते हैं, हिंदू अपने हिसाब से होली करते हैं, मुसलमान अपनी ईदें मनाते हैं इस हिसाब से। एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द मुस्लिम, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा मुस्लिम को इन कल्चर में, कि मुसलमानों का जो रहन सहन है, ठीक है, जैसे शादी के तौर तरीके हमारे मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं, सिख के अलग हैं, मतलब जो भी जिसका कल्चर है वो अपने कल्चर से वो उसको सेलिब्रेट करेगा और कानून इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेगा कि उसकी हम हिफाजत करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स को समराइज़ करने की कोशिश करूं इन शॉर्ट,
تو جب برٹش اور ہندوؤں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ شو کی، تب مسلمانوں نے سوچا کہ یہ ٹائم اپنی پارٹی مسلم لیگ کو اور توڑنے کا نہیں بلکہ اس کو ری یونائٹڈ کرنے کا ہے۔ تب مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک میٹنگ ارینج کی 1929 میں، جس میں مسلم لیگ شافی اور قائد اعظم دونوں مل بیٹھ کے ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ رکھنا چاہ رہے تھے سب کانٹیننٹ میں، تاکہ برٹش اور ہندوؤں کو پتہ چلے کہ وہ بھی اپنا وجود رکھتے ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں۔ تب وہ مل کے انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ تیار کی، جس کو قائد اعظم کے نام سے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس میں جو پوائنٹ انہوں نے 14 پوائنٹس بتائے، وہ یہی بتایا کہ فیڈریشن سسٹم ہوگا، پروویژنل اٹانومی ہوگی، سینٹرل لیجسلیٹو میں 1/3 ہوں گے، پروویژنل میں ناٹ لیس دین 1/3 پر مسلم ریپرزنٹیشن ہوگی، اور 3/4 کانسنٹ ہوگی فار دا نیڈیڈ لا انفورسمنٹ۔ اگر کوئی قانون نافذ کرنا ہے تو اس میں 3/4 لا انفورسمنٹ کی جائے گی، اور سپریٹ الیکٹوریٹ دیے جائیں گے مسلمانوں کو، اور مائنورٹی کو بھی سپریٹ الیکٹوریٹ دیے جائیں گے۔ اگر وہ چاہے تو وہ جوائنٹ الیکشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور NWFP اور بلوچستان کو جو ہے صوبے کی سطح تک لانا ہوگا، اور اس میں ریفارم کرنی ہوں گی، اور اگر ریڈسٹریبیوشن کرنی ہے کسی ٹیریٹوریل لینڈ کی تو اس طرح سے کی جائے کہ وہاں پہ جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی وہ ڈسٹرب نہ ہو، جو ریڈ کلف ایوارڈ میں بدامنی کی گئی، اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ اور مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن گورنمنٹ میں ایسی ہوگی جیسے کہ انڈین کی ہوتی ہے، وہی سہولت پرکس اینڈ پریویلیجز دی جائیں گی جو کہ انڈین کو دی جاتی ہیں، وہی مسلمانوں کو دی جائیں گی۔ اور جب پروویژنل کانسنٹ فار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اگر کوئی قانون میں ترمیم کرنی ہے تو اس میں صوبے کی رضامندی لازمی قرار دی گئی، اور ریلیجس فریڈم ہوگا، اور سیف گارڈ فار دا مسلم کلچر، اور مسلمانوں کے لیے کلچر کے لیے سیف گارڈ کانسٹیٹیوشن سیف گارڈ پرووائڈ کرے گا۔ قانون جو ہے مسلمانوں کے کلچر کے لیے سیف گارڈ پرووائڈ کرے گا، یہ جو کانسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہوگی۔ آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آئی ہوپ کہ یہ جو لیکچر ہے آپ کے سمجھنے میں، کوئی 14 پوائنٹ سمجھنے میں آسانی پیش کی ہوگی، کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل موومنٹ کی مسکنسیپشن یا کنفیوژن پارٹ ہیں ان کو آسان لینگویج میں آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں اور اپنی نالج کو انہانس کر سکیں۔ آئی ہوپ دوستوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور آئی ہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی اور تھوڑی سی بھی آپ کے لیے انفارمیٹ رہی ہوئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔